नमस्कार एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन अनदर वीडियो। मैं आपका अपना दोस्त आकाश बंसल एक और वीडियो लेके हाजिर हैं। आज हम आरटीपी सितंबर 25 सीए इंटर डायरेक्ट टैक्स का हम सोल्व करने वाले हैं। ठीक है बच्चा, ये वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो, घबराना मत। वीडियो को स्पीड पे देख लेना, 1.25 1.5 पे स्पीड कर सकते हो। ठीक है बेटा, आज हम इनकम टैक्स का एमसीक्यू यानी केस सिनेरियो एंड थ्योरेटिकल क्वेश्चंस दोनों इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको एग्जाम में प्रेजेंट करने के लिए पहले क्या लिखना है, उसके बाद कैसे लिखना है और कंक्लूड कैसे करना है। बट राइटिंग में मैं नहीं करवाऊंगा ताकि मेरा टाइम सेव हो जाए। ठीक है बेटा, अगर ये वीडियो लंबा लग रहा है तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि फास्ट कर लीजिएगा। अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ आती है तो स्पीड को इंक्रीज मत कीजिएगा, नॉर्मल स्पीड पे ये वीडियो देखिएगा। इतना ही नहीं बच्चा, इसी यूट्यूब चैनल पे आप बच्चों को केस सिनेरियोज की कंप्लीट वीडियोस, आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यूज की कंप्लीट वीडियोस, आप बच्चों को इसी यूट्यूब चैनल पे क्वेश्चन आंसर सॉल्विंग का बैच पूरा का पूरा मिल जाएगा। एंड रिवीजन वीडियोस, डीटी एंड जीएसटी के कंप्लीट रिवीजन वीडियोस आपको इसी यूट्यूब चैनल हक से सीए पे मिल जाएंगे। तो अगर आप हक से सीए पे नए हो तो अभी की अभी सब्सक्राइब करो, फटाफट सब्सक्राइब कर दो। मेरा टारगेट है कि सितंबर अटेम्प्ट से पहले पहले मैं मेरे यूट्यूब चैनल पे 20,000 सब्सक्राइबर्स पूरे कर लूँ। तो आप बच्चों का उसमें साथ चाहिए, फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मुझसे कनेक्ट रहना चाहते हैं, डाउट पूछना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप चैनल, कम्युनिटी एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, आप ज़रूर कनेक्ट कीजिएगा। ठीक है बेटा, चलिए वीडियो कंप्लीट करते हैं, उसके बाद में बातें करेंगे। सबसे पहले बेटा, ये जो आरटीपी है इसके अंदर फिनांस एक्ट नंबर 224 कवर है एंड जीएसटी के लिए अप टू अमेंडमेंट्स अप टू 28 Feb 2025 सारे कवर है। ठीक है, चलिए जी, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं केस सिनेरियो के साथ में मेरे साथ साथ। मिस्टर मनीष एज ए रियल इस्टेट डेवलपर, हिज मेन बिजनेस इज कंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट एंड सेल ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज। ठीक है, समझ गए, उनका मेन बिजनेस है कि कंस्ट्रक्ट करते हैं, डेवलप करते हैं और सेल करते हैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज। ही डेवलप्ड अ प्रोजेक्ट नेम्ड आसियाना हेवंस विच हैज़ बोथ रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल यूनिट्स। उन्होंने एक तो प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसमें रेजिडेंशियल और कमर्शियल यूनिट दोनों हैं। ही ऑब्टेन्ड सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन फॉर द सेट प्रोजेक्ट ऑन 1 February 2023। उनको सीसी भी मिल गया, कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी मिल गया। He sold majority of the units, however, 15 residential units and 10 commercial units were not sold and held as stock in trade. उन्होंने although majority of the units तो बेच दी, हमें नहीं पता कितनी बेची बट बेच दी, बट उन्होंने 15 यूनिट तो रेजिडेंशियल और 10 यूनिट कमर्शियल नहीं बेच पाए। ठीक है, स्टॉक इन ट्रेड अभी भी है। टू अर्न सम इनकम फ्रॉम सच यूनिट ही हैज़ लेट आउट 10 रेजिडेंशियल एंड 5 कमर्शियल यूनिट फ्रॉम 1 May 2024। उनको लगा कि यार खाली तो पड़े हैं, एक काम करते हैं 15 में से 10 और 10 में से 5 रेंट पे चढ़ा देते हैं। और मंथली रेंट कितना मिल रहा है? 15,000 रुपये पर मंथ फॉर रेजिडेंशियल एंड 20,000 पर मंथ फॉर कमर्शियल। एक्सपेक्टेड रेंट फॉर ईच रेजिडेंशियल यूनिट is 14,000 and 22,000 per month for each commercial and residential unit. All the units are identical. तो सबसे पहले बेटा एक काम करते हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फटाफट से निकाल देते हैं। क्या बोलते हो? चलो जी, मेरा साथ देना बेटा। 1 मई से यहाँ पे लेट आउट किया है। अब बेटा यहाँ पे एक बेसिक अजम्पशन मैं ले रहा हूँ। क्या अजम्पशन है कि 1 मई से लेट आउट किया है और 1 मई से पहले ये जो प्रॉपर्टी थी वो स्टॉक इन ट्रेड की तरह रखी हुई थी, तो इनका जो ईयर है वो 11 मंथ्स का है, 12 मंथ्स का नहीं। ये अजम्पशन है कि यहाँ पे क्योंकि 1 मई से उन्होंने प्रॉपर्टी को लेट आउट स्टार्ट किया है, इसलिए ये जो ईयर माना जाएगा वो 11 मंथ का माना जाएगा फॉर पर्पज ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट। तो चलो, ये एक रेजिडेंशियल है और ये कमर्शियल है। ठीक है, सबसे पहले निकालते हैं एक्सपेक्टेड रेंट। कैलकुलेटर उठाएंगे बेटा। 14,000 पर मंथ, 14,000 पर मंथ इंटू 11 इंटू 10 यूनिट, तो ये आ गया बेटा 10 थे ना रेजिडेंशियल, 10 यूनिट थे। ठीक है, तो ये आ गया बेटा 15,40,000। इसमें बेटा एक्चुअल रेंट कितना है? एक्चुअल रेंट कितना है? एक्चुअल रेंट वॉज 15,000 पर मंथ इंटू 11 इंटू 10, तो एक्चुअल रेंट आ गया बेटा 1650। तो सर एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर,
तो GAV आ गया बेटा 1650। अब बेटा यहाँ पे म्यूनिसिपल टैक्स का कोई दिया नहीं हुआ तो ये NAV हो जाएगी, और इसमें से 30% माइनस कर देंगे तो आपका रेंट आ जाएगा -30%, तो आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गया। अब निकालते हैं बेटा कमर्शियल। कमर्शियल का जो एक्सपेक्टेड रेंट है वो 22,000 रुपये है पर मंथ, इंटू 11 इंटू 5, तो ये आ गया 12,10,000। मेरे साथ साथ आप बच्चे भी सोल्व करेंगे। जो एक्चुअल रेंट है वो है आपका 20,000 रुपये पर मंथ, तो 20,000 इंटू 11 इंटू 5, तो ये आ गया बेटा 11 लाख। विच एवर इज़ हायर आ गया बेटा 12,10,000, माइनस 30% करेंगे, 12,10,000 माइनस 30%, तो ये आ गया बेटा अपना आंसर 8,47,000। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर हो गया। MCQ नंबर 1 कर लेते हैं। सर टैक्सेबल व्हाट हाउ मच अमाउंट वुड बी टैक्सेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ इनकम अर्न बाय मिस्टर मनीष फ्रॉम द लेट आउट ऑफ रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल हाउस प्रॉपर्टी? तो 11,55,000 फॉर रेजिडेंशियल एंड 8,47,000 फॉर कमर्शियल अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ये दोनों के दोनों बेटा टैक्स हो जाएंगे। बात समझ आ गई? सर एक बच्चे का डाउट आया कि सर कमर्शियल हाउस प्रॉपर्टी तो PGBP में जानी चाहिए ना। बात तो सही है, कमर्शियल हाउस प्रॉपर्टी का रेंट तो PGBP में जाना चाहिए, रेजिडेंशियल का आपका उसमें आना चाहिए, हाउस प्रॉपर्टी में नहीं बेटा। यहाँ पे क्योंकि मिस्टर मनीष का जो मेन बिजनेस था वो था आपका कंस्ट्रक्शन, ध्यान दीजिएगा, मेन बिजनेस था कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट एंड सेल ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज, यानी कि रेंटिंग आउट का बिजनेस नहीं था, इसलिए सारा का सारा हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वुड बी योर आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1 इफ मिस्टर मनीष इज नॉट अ रियल एस्टेट डेवलपर एंड हैज अ बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट ऑफ प्रॉपर्टीज? अगर इनका बिजनेस है लेट आउट ऑफ प्रॉपर्टीज का तो क्या आंसर होगा? तो बेटा ध्यान दीजिएगा, अगर लेट आउट ऑफ प्रॉपर्टी का बिजनेस है तो रेजिडेंशियल तो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर ही जाएगा, रेजिडेंशियल तो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर ही जाएगा, क्योंकि एक अमेंडमेंट आया है बेटा। मेरी बुक जो रेफर कर रहा है भैया पहले पेज पे ही अमेंडमेंट लिखा हुआ है हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में, क्या कि इवन इफ अगर आपका बिजनेस है और बिजनेस में रेजिडेंशियल यूनिट आप रेंट पे दे रहे हो तो इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी जाएगी। हाँ ये जो है ये PGBP में जाएगा, लेकिन बेटा PGBP के रूल्स अलग होते हैं। क्या PGBP में एक्सपेक्टेड रेंट होता है? नहीं होता है। क्या PGBP में 30% डिडक्शन होता है? नहीं होता है। तो यानी कि 11 लाख रुपीज जो है वो क्या माना जाएगा? PGBP। जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर है वो माइनस होंगे, लेकिन अभी तक क्योंकि इन्फॉर्मेशन नहीं पता इसलिए आपका जो 11 लाख है वो ही आपका क्या होगा? PGBP होगा। तो यहाँ पे आंसर होगा बेटा, यहाँ पे आंसर होगा D, 11,55,000 अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड 11 लाख अंडर इनकम फ्रॉम PGBP। इज दैट ओके? चलिए जी, अब चलते हैं आगे। ये हो गया अपना। अब चलते हैं ये वाला पॉइंट, ठीक है। मिस्टर मनीष इज ऑल्सो इंगेज्ड विद द फर्म जोको एंड एसोसिएट्स एज अ स्लीपिंग पार्टनर। मिस्टर मनीष स्लीपिंग पार्टनर भी है एक फर्म में। द फर्म हैज 3 पार्टनर्स, टोटल 3 पार्टनर हैं। हिज कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फर्म इज 10 लाख रुपीज। मिस्टर मनीष की कॉन्ट्रीब्यूशन 10 लाख रुपीज है। Each partner received interest at the rate of 15% on capital from the firm and remuneration of rupees 30,000 per month. Interest and remuneration are authorized by partnership deed. इंटरेस्ट और रेम्यूनरेशन पार्टनरशिप डीड में ऑथोराइज्ड है। बच्चा आप बच्चों को ये पता होना चाहिए कि सेक्शन नंबर 40B बात करता है कि आपको कितना डिडक्शन मिलेगा पार्टनरशिप फर्म को, एंड सिमिलरली जितना पार्टनरशिप फर्म को डिडक्शन मिलेगा उतनी ही पार्टनर्स के हाथ में इनकम मानी जाती है। अब याद करो बेटा, क्या स्लीपिंग पार्टनर को रेम्यूनरेशन का डिडक्शन मिलता है पार्टनरशिप फर्म को? आंसर इज नो। अगर स्लीपिंग पार्टनर को आपने इंगेज किया और उनको आप रेम्यूनरेशन दे रहे हो तो आपको डिडक्शन नहीं मिलता। इसका मतलब मिस्टर मनीष की इनकम जीरो होगी। सैलरी की इनकम तो जीरो होगी सर, सैलरी की इनकम तो जीरो होगी, क्योंकि जब पार्टनरशिप फर्म को डिडक्शन ही नहीं मिल रहा तो पार्टनर के हाथ में सैलरी टैक्स भी नहीं होगी। अब बात आते हैं इंटरेस्ट पे। इंटरेस्ट के केस में बेटा 15% इंटरेस्ट दे रहे हैं लेकिन मैक्सिमम 12% मिलता है, तो 10 लाख का 12% 1,20,000। सर यहाँ पे आपको बुक प्रॉफिट भी दिया हुआ है लेकिन बुक प्रॉफिट का कोई काम ही नहीं है। क्यों काम नहीं है? क्योंकि सैलरी तो अलाउड ही नहीं है। तो कैलकुलेट क्या करेंगे? तो सर आंसर होगा 1,20,000। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है।
व्हाट वुड बी द टैक्स ट्रीटमेंट। अच्छा, ये क्वेश्चन बाद में कर लेते हैं, पहले ये कर लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द इनकम चार्जेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर मनीष फ्रॉम जोको एंड एसोसिएट्स, 1,20,000। ठीक है बेटा। अब चलते हैं बेटा थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में पूछ रहे हैं व्हाट वुड बी द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ वेकेंट रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल यूनिट हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। मैंने आपको जैसा बोला था कि उन्होंने हर एक यूनिट को रेंट पे नहीं चढ़ाया, उन्होंने हर एक यूनिट को रेंट पे नहीं चढ़ाया। सब 15 रेजिडेंशियल यूनिट थे जिसमें से 10 को रेंट पे चढ़ाया, 10 कमर्शियल यूनिट थी जिसमें से 5 रेंट पे चढ़ाया। तो अगर 15 में से 10 को रेंट पे चढ़ाया, 10 में से 5 को रेंट पे चढ़ाया, तो अभी बची हुई स्टॉक इन ट्रेड है। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि स्टॉक इन ट्रेड का जो यूनिट है उसका कोई टैक्स ट्रीटमेंट होगा क्या। आप बच्चों को एक चीज़ याद होना चाहिए कि जिस साल में सीसी मिला है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला है, उस साल के अगले साल से 2 साल तक, उस साल से अगले साल तक 2 साल तक तो आपको कोई टैक्सेबिलिटी नहीं आती। उसके बाद में आपको डीम लेट आउट मान लिया जाता है। तो यहां पे बेटा सीसी मिला है 1 फरवरी 2023 को, तो ये ईयर कंप्लीट होगा 31 को। 31 के बाद 2 साल प्लस करो, 2 साल प्लस करोगे तो आएगा 31 मार्च 2025, यानी कि 31 मार्च 2025 तक तो कोई टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। यानी कि सर करंट ईयर में कोई टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी, करंट ईयर में कोई टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। तो आंसर होगा ए। एक बार पढ़ लेना पॉज करके, ठीक है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट रिमेनिंग क्वेश्चन पे। ही हैज़ टेकन 4 लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, द डिटेल्स ऑफ द पॉलिसीज आर एज गिवन बिलो। उन्होंने 4 लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी दी है। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है इस बार एग्जाम में भी पूछा जाएगा। जब से ये अमेंडमेंट आया था 2023 के बाद से, तब से मैं कह रहा हूँ कि एग्जाम में इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इस बार क्योंकि आरटीपी में भी आ गया है तो और भी ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। सर एक पहली पॉलिसी है, पॉलिसी नंबर ए, जो कि 1/4/21 को इशू हुई है। उसका प्रीमियम है बेटा 4 लाख रुपए एक्सक्लूडिंग जीएसटी। तो प्रीमियम एक्सक्लूडिंग जीएसटी देखा जाता है, इस चीज़ को भी याद रखना। अगर एग्जाम में इंक्लूडिंग जीएसटी आ जाए तो उसमें से जीएसटी माइनस करना है। तो सर एक्सक्लूडिंग जीएसटी जो है वो 4 लाख का प्रीमियम है, वेरी गुड। 1 अप्रैल का यहाँ पे पॉलिसी का अमाउंट ड्यू हो रहा है, प्रीमियम का अमाउंट। मैच्योरिटी हो रही है 2030 में। जो आपको पैसा मिलेगा मैच्योरिटी पे वो है 40 लाख रुपए, और जो सम एश्योर्ड है वो है 35 लाख रुपए। अब बेटा क्योंकि ये 1/4/2012 के बाद ली गई है तो 10% तक अगर सम एश्योर्ड का आप दे रहे हो तो एग्जम्प्ट है, वरना एग्जम्प्ट नहीं है। 35 लाख रुपए का सम एश्योर्ड है, इसका 10% होता है 3,50,000, जबकि प्रीमियम है 4 लाख रुपए, यानी कि ये मैच्योरिटी टैक्सेबल हो गई। इसके बाद में बेटा अगली पॉलिसी ली गई है 1/4/23 को, अगली पॉलिसी ली गई है 1/2/24 को, अगली पॉलिसी ली गई है 1/7/24 को। सबसे पहले ये चेक करते हैं कि क्या 10% का क्राइटेरिया मीट हो रहा है क्या। 14 लाख का सम एश्योर्ड है, 1.5 लाख रुपए का क्या है प्रीमियम। तो 14 लाख का सम एश्योर्ड है, 1.5 लाख रुपए का प्रीमियम है। तो सर 14 लाख का 1.5 लाख ये 10% का मीट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। तो ये भी क्या हो गया बेटा टैक्सेबल, ये भी क्या हो गया टैक्सेबल। क्यों, क्योंकि 14 लाख का सम एश्योर्ड है तो उसका 10% होता है 1,40,000, जबकि प्रीमियम दे रहा है 1,50,000, तो ये भी मैच्योरिटी टैक्सेबल होगी। अब चलते हैं बेटा आगे। 22 लाख का सम एश्योर्ड है, 2 लाख का प्रीमियम है, तो ये मीट कर रहा है। 31 लाख का सम एश्योर्ड है, 3 लाख का प्रीमियम है, ये भी 10% का क्राइटेरिया मीट कर रहा है। अब बेटा एक और कंडीशन आई थी कि अगर पॉलिसी 1/4/23 या उसके बाद ली गई है तो टोटल प्रीमियम 5 लाख से अगर ज्यादा होगा तो जितनी पॉलिसी का प्रीमियम ज्यादा होगा वो आपकी मैच्योरिटी पे एग्जेम्प्ट नहीं होगी। तो यहाँ पे दोनों का टोटल 5 लाख रुपए आ रहा है। बच गए बच गए बच गए बच गए बच गए, तो सर सी और डी जो है वो दोनों एग्जेम्प्ट होगी, सी और डी जो है वो दोनों एग्जेम्प्ट होगी, सी और डी दोनों एग्जेम्प्ट होगी। ठीक है बेटा। तो यहां पे विच ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज वुड बी एग्जेम्प्ट। हेलो, यस सॉरी बच्चा, यहां पे आंसर होगा सी, LIC सी एंड डी वुड बी एग्जाम। ठीक है बेटा, LIC सी एंड डी वुड बी एग्जाम। तो आंसर क्या आ गए अपने, मैच कर लेते हैं एक बार। A, D,
ए एडीए सीबी, एडीए सीबी, एडीए सीबी मैच कर देते हैं बेटा एक बार। ए डी ए सी बी, एडीए सीबी, ठीक है बेटा, ये अपने आंसर मैच हो गए। अब हम चल रहे हैं बेटा थ्योरेटिकल पे, ठीक है। बहुत ही बहुत ही बहुत ही प्यारा एमटीपी है, आरटीपी है, आराम से कीजिएगा बेटा, ठीक है। चलिए जी, अगर आपको स्लो लग रहा है तो स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं, अगर आपको ओके ओके लग रहा है तो स्पीड को इंक्रीज मत कीजिएगा, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। कंप्लीट आरटीपी एमटीपी पीवाई क्यूज एवरीथिंग यू विल फाइंड ऑन दिस यूट्यूब चैनल, ठीक है। पक्का पक्का शेयर कीजिएगा। एंड आप बच्चों को ये पता होना चाहिए कि हम क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर रहे हैं, यूट्यूब के ऊपर लाइव क्लासेस ले रहे हैं। अगर आप अभी देख रहे हो तो यूट्यूब पे आ जाना, बाद में देख रहे हो तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर देना बेटा। आगे चले, चलो क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन पढ़ेंगे, मैं सॉल्यूशन आपको बताऊंगा, मैच करेंगे, ठीक है बेटा। प्रेजेंटेशन आपकी जिम्मेदारी है, एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करना है मैं आपको बताऊंगा जरूर, लेकिन करके नहीं दिखाऊंगा, वो आपकी जिम्मेदारी है। सोल्व कर रहे हैं, ठीक है बेटा। मिस्टर वरुण एन इंडियन सिटीजन, वरुण जो है वो इंडियन सिटीजन है, बहुत अच्छी बात है। इंगेज्ड इन कंसल्टेंसी बिजनेस इन इंडिया, जो वरुण है वो इंडिया के कंसल्टेंसी बिजनेस में इंगेज्ड है। ही शिफ्टेड टू दुबई इन ईयर 2019। बेटा 5 मिनट का ब्रेक है, 5 मिनट बाद में अपन इसको कंटिन्यू करेंगे। अभी एक छोटा सा काम है, 5 मिनट बाद में इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।
यस, चलो 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 आगे चलते हैं बच्चा, ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक हो गया है। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ठीक है। मिस्टर वरुण, एन इंडियन सिटीजन इंगेज्ड इन कंसल्टेंसी बिजनेस इन इंडिया। मिस्टर वरुण जो है वो एक इंडियन सिटीजन है जो इंडिया में कंसल्टेंसी बिजनेस करते हैं। ही शिफ्टेड टू दुबई, अरे दुबई भाग गया भाग गया भाग गया, इन द ईयर 2019, 2019 में दुबई भाग गया वो, टू एक्सपेंड हिज कंसल्टेंसी बिजनेस। यानी कि उसने कंसल्टेंसी बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए इंडिया छोड़ दिया। बेटा यहाँ पे मुझे क्यों लग रहा है वो वाला पॉइंट आएगा, कौन से वाला पॉइंट, कि बिजनेस वॉज सेटअप, प्रोफेशन वॉज सेटअप इन इंडिया। प्रोफेशन इनिशियली कहाँ सेटअप हुआ था, इंडिया में सेटअप हुआ था। चलो जिसको याद है बहुत अच्छी बात है, याद ही नहीं है बेटा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना जरूरी है। ही विजिट इंडिया एवरी ईयर टू सुपरवाइज हिज ऑफिस इन दिल्ली। अभी भी दिल्ली में ऑफिस है इसका, और इंडिया विजिट करता है सुपरवाइज करने के लिए। हिज स्टे इन इंडिया फॉर द करंट एज वेल एज पास्ट ईयर इज एज फॉलोज। इंडिया का जो इसका स्टे है करंट ईयर और पास्ट ईयर का वो ऐसा है, 20-21 का 95 डेज, 21-22 का 105 दिन, 22-23 का 95 डेज, 23-24 का 75 डेज, 24-25 का 100 डेज। ठीक है बेटा। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25 ही अर्न द फॉलोइंग इनकम। इनकी कुछ इनकम भी बताई हुई है आपको 24-25 की। इनकम फ्रॉम कंसल्टेंसी बिजनेस इन इंडिया, इनकम फ्रॉम कंसल्टेंसी बिजनेस इन इंडिया, कंसल्टेंसी बिजनेस इन इंडिया की इनकम आपको बताई हुई है 10 लाख रुपए। अब बेटा एक चीज़ इनको पढ़ते टाइम एक चीज़ आपको याद हो जानी चाहिए, क्या, कि बेटा ये जो पर्सन है ना वरुण, वो इंडिया के बाहर सेटल्ड है और इंडिया में विजिट करने आया है। तो यहाँ पे वो सेकंड केस में कवर हो गया, स्पेशल केस में। स्पेशल केस में अगर कोई इंडिया के बाहर है और इंडिया विजिट करने आया है तो वहाँ पे एक अमेंडमेंट आया था कि अगर उसकी अदर देन फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज यानी इंडियन इनकम अगर उसकी 15 लाख से ज़्यादा है तो उस केस में उसको 2 कंडीशन देखनी है। कौन कौन सी 2 कंडीशन, 120 डेज प्लस 365 डेज वाली एंड 182 डेज वाली। यानी कि अगर करंट ईयर में 120 डेज और मोर है एंड लास्ट 4 साल में 365 डेज और मोर है एंड या फिर करंट ईयर में 182 डेज और मोर है तो वो इंडिया का रेजिडेंट कहलाएगा। याद आ गया। तो यहाँ पे वो वाली कंडीशन लग सकती है कब, जब उसकी इंडियन इनकम किससे ज़्यादा हो, एक्सीडिंग 15 लाख हो। अब ये देखते हैं कि इंडियन इनकम एक्सीडिंग 15 लाख है कि नहीं है। यहाँ पे मैंने मेरे बच्चों को एक शॉर्टकट बताया था कि इंडियन इनकम निकालने में अगर कंफ्यूजन हो तो ये याद करो कि एनओआर का स्कोप क्या होता है, स्कोप ऑफ टोटल इनकम ऑफ एनओआर अंडर सेक्शन 5(1). जो एनओआर का स्कोप होता है वही इंडियन इनकम की डेफिनेशन है। यानी कि accrue arise in India, deemed to accrue arise in India, received in India, deemed to be received in India and accrue arise outside India if business is controlled from India or profession was set up in India। तो सर यहाँ पे कंसल्टेंसी बिजनेस इन इंडिया है तो ये इंक्लूड होगी। इनकम फ्रॉम कंसल्टेंसी बिजनेस इन दुबई है, बेटा माना ये दुबई है लेकिन क्योंकि बिजनेस इनिशियली सेटअप इन इंडिया था तो ये भी इंक्लूड होगी। एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड सिचुएटेड इन केरला, ये अक्रू आउटसाइड इंडिया है तो ये आपका इंक्लूड नहीं होगा फॉर कैलकुलेटिंग इंडियन इनकम। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन दुबई, इंडियन कंपनी का डिविडेंड है, अक्रू अराइज इन, डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया है, ये भी इंक्लूड होगा। इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन अबो शेयर, ये बाद में देख लेंगे। सर यहाँ पे बोला है कि इंटरेस्ट का एक्सपेंडिचर है 15,000 रुपये। अब आप बच्चों को याद होगा कि मैक्सिमम 20% इंटरेस्ट का एक्सपेंडिचर दिखा सकते हो, तो यहाँ पे मैक्सिमम 20% डिविडेंड का, तो ये हो गया बेटा 40,000। अब बेटा प्लस करो 10 लाख, 4 लाख, 14 लाख, 14 लाख 40,000, ओ 14 लाख 40,000, ओ तो 14 लाख 40,000 है, मतलब ये वाली कंडीशन तो नहीं देखनी, तो केवल एक ही कंडीशन देखनी है, वो है 182 डेज। क्या वो करंट ईयर में 182 डेज रुका है? आंसर इज नो। इसलिए ये क्या होगा बेटा? एनआर। इसलिए क्या होगा? एनआर। एक और चीज, डिटरमाइन वरुण रेजिडेंशियल स्टेटस अज्यूमिंग ही इज नॉट लाइबल टू पे टैक्स। एक और प्रोविजन बताना पड़ेगा आपको, सेक्शन नंबर 6(1)(a). सर डीम रेजिडेंट का प्रोविजन भी आपको बताना पड़ेगा कि डीम रेजिडेंट ये बोलता है कि अगर कोई इंडियन सिटीजन है और इंडिया से अगर 15 लाख से ज़्यादा की इनकम कमा रहा है और किसी दूसरी कंट्री में टैक्स नहीं दे रहा है तो वो भी डीम रेजिडेंट माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे वो डीम रेजिडेंट भी नहीं माना जाएगा क्योंकि इंडियन इनकम 15 लाख से ज़्यादा नहीं है। ठीक है बेटा। कंप्यूट द टोटल इनकम। अब ये एनआर है तो एनआर के लिए टोटल इनकम अलग से निकाली जाएगी, अज्यूमिंग ही ऑप्ट्स फॉर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, तो यानी न्यू टैक्स रिजीम में। अब एनआर के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम निकालो। एनआर के केस में 4 इनकम टैक्स होती है, इनकम अक्रू अराइज इन इंडिया,
इनकम डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया और इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। तो सर ये हो गई आपकी इनकम अक्रू अराइज इन इंडिया। ये आपकी आउटसाइड इंडिया हो गई, ऐड नहीं करेंगे। ये भी आउटसाइड इंडिया हो गई, ऐड नहीं करेंगे। और ये हो गई इनकम अक्रू अराइज डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया। तो आंसर आएगा बेटा 10,40,000, 10,40,000। बात समझ आई? तो इसका आंसर होगा बेटा 10,40,000। अब बच्चा जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, एग्जाम का प्रेजेंटेशन। सबसे पहले आप क्या करोगे बेटा एग्जाम के प्रेजेंटेशन में, एग्जाम के प्रेजेंटेशन के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आप लिखोगे 6 सबसेक्शन 1 का एक्सेप्शन का एक्सेप्शन। पहले तो एक्सेप्शन लिख दो कि भैया इफ एनी एसएससी इज इंडियन सिटीजन एंड he stayed outside India for employment, business or profession and he visit India, in that case he will be treated as resident in India only if his total stay in India is 182 days or more during the current previous year. However करके आपको क्या लिखना है, इंडियन इनकम वाला, इंडियन इनकम मोर देन 15 लाख, देन दो कंडीशन। हावेवर करके आपको ये लिखना है कि हावेवर इफ द इंडियन इनकम यानी इनकम अदर देन फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज इज मोर देन 15 लाख, देन इन दैट केस एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 2 कंडीशन विल बी सेटिस्फाइड, ही विल बी कंसिडर्ड एज रेजिडेंट। इतना करने के बाद आपको लिखना है एज पर सेक्शन 6(1)(a) a person if not resident in any above sections then he will be treated as deemed resident if he is citizen of India, Indian income is more than 15 lakh rupees and not paying tax in any other country। ये आपको कंडीशन लिखने के बाद में सॉल्यूशन में लिखना है, क्या लिखना है, सबसे पहले सॉल्यूशन में आपको इंडियन इनकम कैलकुलेट करना है। इंडियन इनकम कैलकुलेट करने के बाद आंसर आएगा 14,40,000। फिर आपको कंक्लूड करना है कि न तो वो 6(1) के अंदर रेजिडेंट है और न वो 6(1)(a) के अंदर डीम रेजिडेंट है, तो वो एनआर है। उसके बाद में आपको एनआर का स्कोप ऑफ टोटल इनकम लिख के आंसर निकालना है। मैच कर लें बेटा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मुझे मजेदार लगा। ऑल्दो सिमिलर क्वेश्चन आपकी बुक में कवर है ना, आपकी बुक में सिमिलर क्वेश्चन कवर है। देखो सबसे पहले 6(1) लिख दिया, 182 डेज ऑफ मोर वाला मैंने बोला था आपको कि 6(1) में 182 डेज ऑफ मोर वाला लिख देना। उसके बाद में इन्होंने 15 लाख वाला लिख दिया कि भैया 120 डेज और 365, मैंने बोला था आपको कि ये लिख देना। इसके बाद में इन्होंने ये वाला लिख दिया डीम रेजिडेंट, मैंने बोला था डीम रेजिडेंट का भी लिख के आना 6(1)(a)। इसके बीच में इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे इन्होंने ये बता दिया कि वरुण विजिटेड इंडिया फॉर ओनली 100 डेज, तो इन्होंने बोला कि वरुण 100 डेज ही विजिट कर रहा है, तो 120 डेज को तो सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा, तो ये तो बेटा क्या हो गया, एनआर हो गया। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया बेटा, अदर देन फ्रॉम इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज निकाली, जो कि आपका आएगा 14,40,000। 14,40,000 निकालने के बाद उन्होंने बोला क्योंकि इंडियन इनकम जो है वो 15 लाख से ज़्यादा नहीं है, इसलिए ये डीम रेजिडेंट भी नहीं माना जाएगा, तो ये नॉन रेजिडेंट माना जाएगा। अब अगर नॉन रेजिडेंट मान लिया गया है तो इनकम कितनी आएगी बेटा, 10,40,000। बात समझ आई? सर यहाँ पे बच्चों को केवल एक कंफ्यूजन रहता है, क्या कंफ्यूजन, कि सर इंडियन इनकम कैसे निकालें। तो उसके लिए मैंने आपको शॉर्टकट बताया था कि ज़्यादा दिमाग मत लगाना। इंडियन इनकम जब निकालनी हो तो आपको क्या करना है, आंखें बंद करके एनओआर की इनकम निकाल दो। बस ऐसे मन में अज्यूम करो कि वो एनओआर है, एनओआर की इनकम जो निकलती है वही इंडियन इनकम होती है। मस्त, मजा आया आपको? ये ट्रिक समझ आई क्या? ये ट्रिक समझ आई क्या बेटा? एनओआर की इनकम निकाल दो, वही इंडियन इनकम का फॉर्मूला है, अदर देन फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज। उसका दूसरा नाम है इनकम अदर देन फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज। बात समझ आ गई? चलिए जी आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7, मिस्टर आर्यन अ रेजिडेंट इंडिविजुअल इज वर्किंग इन निश्चय लिमिटेड। मिस्टर आर्यन है, रेजिडेंट इंडिविजुअल है, निश्चय लिमिटेड में काम करता है, अर्न्स सैलरी ऑफ ₹90,000 पर मंथ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25। 90,000 की सैलरी है, ठीक है बेटा, निकाल ही दूं क्या मैं, मेरा मन कर रहा है। 90,000 इंटू 12, ठीक है, तो ये आ गया 10,80,000। इसमें से अगर ये डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम ले रहा है तो 75,000 रुपये माइनस कर दो, 75,000 रुपये माइनस कर दो स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो ये आ गया 10,05,000, है ना। ऐसा मेरा मन किया तो मैंने निकाल दिया। ही होल्ड्स 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ अल्फा लिमिटेड, उसके पास 20,000 इक्विटी शेयर है अल्फा लिमिटेड के। एन इंडियन लिस्टेड कंपनी परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 2016, 1 जनवरी 2016 को परचेज किया था 200 रुपये में, और लिस्टेड कंपनी है। दीज वर अक्वायर्ड थ्रू अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज एंड एसटीडी पेड एट बोथ एक्विजिशन एंड सेल, यानी कि बेटा ये 112A का कैपिटल गेन है, ये पक्का हो गया। इन अगस्त 2024, अगस्त का मतलब 23 जुलाई के बाद, 23 जुलाई के बाद बेचा है,
तो कितना परसेंट लगेगा? 12.5%। मिस्टर आर्यन ट्रांसफर्ड अ प्लॉट, अच्छा ये प्लॉट की बात कर दी, अरे रे रे, ये तो जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए एकदम से। कहीं अभी हम अल्फा लिमिटेड के शेयर्स की बात कर रहे थे, इन्होंने एकदम प्लॉट की बात कर दी, तो बेटा 112 ए नहीं लगेगा, मेरा सॉरी 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 112 ए नहीं लगेगा सर। इसने कहा है मिस्टर आर्यन ट्रांसफर्ड अ प्लॉट ऑफ चंडीगढ़ फॉर ₹17 lakhs विच वॉज एक्वायर्ड बाय हिम इन May 2016 फॉर 22 लाख। सर एक मई 2016 का प्लॉट है 2016 का, जो इन्होंने सेल किया है 70 लाख का। अब बेटा देखो, ये रेजिडेंट है, प्लॉट बेचा है, अगस्त में बेचा है, तो यहाँ पे कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के लिए तो इंडेक्सेशन नहीं लगेगा। तो सर अगर आप मुझसे कैपिटल गेन पूछो तो कैपिटल गेन तो मैं बता देता हूँ, ये लो 70 लाख का प्लॉट है, 1% ब्रोकरेज है, 70 लाख का प्लॉट है, 1% ब्रोकरेज है, माइनस कर देंगे, और 22 लाख आपका एक्विजिशन कॉस्ट है, तो कैपिटल गेन तो आ गया बेटा ये। लेकिन बेटा टैक्स निकालते टाइम विच एवर इज मोर बेनिफिशियल, यानी कि कैपिटल गेन मल्टीप्लाई बाय 12.5% और विद इंडेक्सेशन 20%, विच एवर इज मोर बेनिफिशियल आपको देखना है, क्योंकि ये रेजिडेंट इंडिविजुअल है और लैंड और बिल्डिंग ट्रांसफर किया है। In November 2024, Alpha Limited decided to buy back 50% of shares at OOO। ये जो अल्फा लिमिटेड के 20,000 शेयर्स थे ना, इसमें से अल्फा लिमिटेड ने डिसाइड किया कि मैं 10,000 शेयर बायबैक करूंगा, ₹250 पर मंथ पे, पर शेयर पे। अल्फा लिमिटेड बॉट बैक प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ मिस्टर आर्यन। अल्फा लिमिटेड ने मिस्टर आर्यन के शेयर्स बॉट बैक कर लिए। अब बेटा ये 1 अक्टूबर के बाद हुआ है, इसलिए ये डीम डिविडेंड माना जाएगा अंडर सेक्शन 222F। अगर किसी को डीम डिविडेंड नहीं पता, भैया डूब के मर जाओ, कॉन्सेप्ट पहले क्लैरिटी करो। सर मैंने इसी यूट्यूब चैनल पे DTO GST के रिवीजन लेक्चर भी अपलोड किए हुए हैं, किस चीज़ का वेट कर रहे हो, जाओ और देखो पहले। तो सर यहाँ पे 222F का डीम डिविडेंड लगेगा, ₹250 पर शेयर इंटू 10,000, तो 250 इंटू 10,000, तो ये आपका 25 लाख रुपए का डीम डिविडेंड आ गया। अल्फा बोर्ड बैक प्रोपोर्शनेट शेयर इन, चलो ये हो गया। फिर है आगे चलते हैं। इन मई 2025 यानी अगले साल, मिस्टर आर्यन अक्वायर्ड ए रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन कानपुर फॉर 40 लाख। मिस्टर आर्यन ने 40 लाख रुपए का एक रेजिडेंशियल हाउस भी खरीद लिया। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऑन 31 जनवरी 2018 वॉज 190 पर शेयर। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि 1 जनवरी 2018 को 190 रुपये पर शेयर की इसकी वैल्यू थी, यानी कि ये जो 200 रुपये का शेयर इन्होंने खरीदा था, इसकी वैल्यू 190 रुपये पर शेयर थी। कब? 1 जनवरी 2018। मैटर नहीं करता, वैल्यू नहीं करता। एक चीज़ याद रखिएगा बेटा, 25 लाख रुपए का आपका ये तो आ गया डीम डिविडेंड तो, लेकिन जितने रुपए में आपने खरीदी थी यानी कि 200 रुपये, ठीक है, ऑल दो फॉर्मूला लगाएंगे अपन। फॉर्मूला क्या होगा? 31 जनवरी वाला फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी इक्वल टू एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और लोअर ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। लेकिन आंसर आपका 200 ही आएगा, करके देख लेना। तो 200 रुपये पर शेयर आपका क्या बन जाएगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस बन जाएगा कितना? 200 इंटू 10,000, ये आपका 20 लाख रुपए आपका क्या बन जाएगा? LTCL, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। ठीक है बेटा, चलिए जी। अब आपने को क्या पूछा है? यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द टोटल इनकम। अगर वो न्यू टैक्स रिजीम में आपको टोटल इनकम निकालनी है। चलो मेरे अकॉर्डिंग क्या होगी पहले ये देख लेते हैं, फिर मैच कर लेंगे। अभी तक जितना अपन ने किया, सैलरी आ गई थी बेटा 10,05,000, सैलरी आ गई थी 10,05,000, एग्री कर रहे हो? पहले वाला हो गया, ये वाला मैं इरेज करता जा रहा हूँ बेटा, ठीक है। यहाँ तक का हो गया, 10,05,000 की सैलरी आ गई थी। इसके बाद में बेटा यहाँ पे केवल टोटल इनकम ही पूछी है ना, अरे वाह। टोटल इनकम में ये आ गया था आपका कैपिटल गेन 47,30,000 का कैपिटल गेन। सर टैक्स तो पूछा नहीं है, केवल टोटल इनकम पूछी है, तो अपन ने कैपिटल गेन लिख दिया। लेकिन बेटा ये जो है आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और ये आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, तो यहाँ से 20 लाख रुपए माइनस हो जाएंगे, क्योंकि बेटा लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ हो जाता है। ठीक है बेटा, तो मेरा क्या क्या हो गया मैं इरेज कर रहा हूँ, जो जो होता जा रहा है उसको इरेज करता जा रहा हूँ बेटा। ये हो गया है और यहाँ पे ये भी हो गया है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। तो सर मेरा ये वाला पोर्शन भी हो गया है और मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कहाँ से आया था, ये वाला पोर्शन भी हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। ठीक है, अब अगला क्या था बेटा, 25 लाख रुपए का डीम डिविडेंड।
तो 25 लाख रुपए का डीम डिविडेंड भी था। अच्छा, उससे पहले उन्होंने रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदी है 40 लाख रुपए की। तो बेटा यहाँ पे आपको कौन सा एग्जम्पशन मिलेगा? 54F का मिलेगा ना। आपने रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदी है कुछ और बेच के, कोई भी एसेट अदर देन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। एक बार देख लीजिएगा, कैपिटल गेन चैप्टर ओपन कीजिएगा बेटा, कैपिटल गेन में आ जाइए 54F पे। 54F बोलता है एनी एसेट अदर देन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेच के अगर आपने रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदी तो आपको प्रोपोर्शनेट एग्जम्पशन मिलता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे उन्होंने 40 लाख रुपए की रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदी और इनका कैपिटल गेन कितना था बेटा? 43,30,000। तो पहले हम क्या देंगे? पहले हम देंगे बेटा, पहले लॉस सेट ऑफ नहीं करेंगे, पहले हम 54F देंगे। पहले 54F देंगे फिर लॉस सेट ऑफ करेंगे। तो पहले 54F देंगे। तो सर 54F कैसे निकालेंगे? 47,30,000 का कैपिटल गेन है, कितनी वैल्यू पे? 70 लाख पे। नहीं 70 लाख नहीं, 70 लाख माइनस 1%, क्योंकि 1% का खर्चा भी तो हो गया ना। 70 लाख माइनस 1%, 69,30,000 पे 47,30,000 का कैपिटल गेन है और आपने 40 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट कर दिए, तो आपका प्रोपोर्शनेट कैपिटल गेन कितना आ गया? 4730 डिवाइडेड बाई 6930 मल्टीप्लाई बाई 40 लाख। तो ये आ गया बेटा आपका, ये आपका आ गया, क्या आ गया बेटा? एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54F। फिर रिमेनिंग कैपिटल गेन कितना बचा? रिमेनिंग कैपिटल गेन कितना बचा? सॉरी 19,99,841। ये आपका रिमेनिंग कैपिटल गेन बचा। इस रिमेनिंग कैपिटल गेन में से मैंने जैसा बोला था लॉस सेट ऑफ हो जाएगा, तो ये जो है वो लॉस सेट ऑफ हो गया, तो ये जीरो हो गया और बचा हुआ लॉस जो है कितना बचा? 159 रुपीज़, ये आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है बेटा, एंड लास्टली आपका 25 लाख रुपए का डीम डिविडेंड। टोटल कितना हो गया बेटा? 10,05,000 की सैलरी हो गई एंड 25 लाख का डीम डिविडेंड हो गया, तो आंसर आ गया बेटा 35,05,000। ये आपका टोटल इनकम आ गया अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। मैच कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में मैच कर लेते हैं बेटा। देखो सैलरी आ गया 10,05,000, करेक्ट है अपना। कैपिटल गेन में देखना बेटा 20 लाख रुपए का आपका क्या आ गया? लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आ गया। मैंने आपको बोला था फॉर्मूला लगाना, फॉर्मूला बिल्कुल लगाना है ये वाला, लेकिन आंसर 20 लाख ही आता वो मुझे पता था। क्यों? क्योंकि एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 20 लाख है, हायर ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 20 लाख और लोअर ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, तो आपका 20 लाख ही आंसर आएगा। फिर सर सेल ऑफ प्लॉट के ऊपर आपका कैपिटल गेन हुआ था, सेल ऑफ प्लॉट के ऊपर आपका कैपिटल गेन हुआ था 4730, जिसमें से आपका एग्जम्पशन मिल गया 2730,159, तो आपका कैपिटल गेन आ गया 19,99,881। ये आपका बेटा लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो हमने बायबैक का कैलकुलेट किया था वो सेट ऑफ हो गया और 25 लाख का आपका डीम डिविडेंड आ गया, तो आंसर आ गया 3505। यस वी डिड इट। सर एक कंफ्यूजन यहाँ पे बच्चों को हो सकता है क्या कि सर आपने पहले एग्जम्पशन क्यों दिया? पहले सेट ऑफ कर दे 20 लाख, बचे हुए कैपिटल गेन पे एग्जम्पशन देते। आंसर इज नो, पहले कैपिटल गेन चैप्टर पूरा होगा उसके बाद सेट ऑफ पे जाएंगे। पहले अपने कैपिटल गेन चैप्टर को पूरा करेंगे। 54F कौन से चैप्टर में आता है? कैपिटल गेन। सेट ऑफ कौन से चैप्टर में आता है? सेक्शन 73 74। तो सर पहले आप अपने घर पे तो कंप्लीट करो, इसलिए बेटा यहाँ पे नोटिस करना, सबसे पहले क्या किया है, जैसे ही कैपिटल गेन निकाला, कैपिटल गेन निकालने के बाद सबसे पहले 54F दिया है और 54F देने के बाद में यहाँ पे आपका लॉस सेट ऑफ किया है। एंड मैंने आपको बताया था बचा हुआ जो भी 351 रुपये या जो भी बचा था, कितना बचा था, वो आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, जितने भी रुपए बचे थे 200 समथिंग रुपए जो भी है 159 रुपीज़ आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा अगले साल लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। ठीक है, मस्त था यार, क्वेश्चन करके मज़ा आ गया। चले आगे, समझ आ रहा है ना? वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक, वीडियो को लाइक करो यार। आपको मैं कंप्लीट आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू सब कुछ देने वाला हूँ यार यूट्यूब चैनल पे। आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, ये तो गलत बात है यार। यूट्यूब चैनल को फटाफट जाके सब्सक्राइब करो बेटा, ठीक है ना। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ भी सकते हो, ये भी ध्यान रखना बेटा, ठीक है ना। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, ठीक है।
चलिए जी, ओके चलो आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 8, मिस्टर सूरज एजेड 40 years submits the following information for the financial year ending 31st March 2025। मिस्टर सूरज है, 40 साल का है, फिनेंशियल ईयर एंडिंग 31st मार्च 2025 के लिए कुछ बताया इन्होंने। ही इज एम्प्लॉयड इन ABC लिमिटेड, अर्न सैलरी ऑफ 10,50,000। ये कंप्यूटेड है, ठीक है सर, लिख लेता हूँ मैं, है ना, लिख लेता हूँ मैं, 10,50,000 लिख लेता हूँ मैं। जब भी मुझे सैलरी कंप्यूटेड दे देना तो मेरा दिमाग पता है क्या चलता है, मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है RTPA, मैंने एक भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन अभी तक देखा भी नहीं है, पहली बार आप बच्चों के साथ सोल्व कर रहा हूँ, बट मेरा दिमाग सनकता है सेट ऑफ को लेके। जब भी कोई चीज़ कंप्यूटेड दे देना तो मुझे ऐसा लगता है ये सेट ऑफ चैप्टर लगवाएगा। तो सर सैलरी लिख लेता हूँ मैं 10,50,000। ही इज इंगेज्ड इन स्पेक्यूलेशन एंड नॉन स्पेक्यूलेटिव बिजनेस। ही अर्नड प्रॉफिट फ्रॉम स्पेक्यूलेशन बिजनेस ऑफ 60,000। पीजीबीपी में भी बेटा स्पेक्यूलेटिव बिजनेस से मिला है उसको 60,000, और नॉन स्पेक्यूलेटिव इसमें बेटा इसको हुआ है लॉस, 40,000 का लॉस हुआ है। क्या नॉन स्पेक्यूलेटिव बिजनेस का लॉस स्पेक्यूलेटिव से सेट ऑफ हो सकता है? यस हो सकता है। जिसने मेरे से सेट ऑफ पढ़ा है उसको तो डाउट हो ही नहीं सकता। जिसने सेट ऑफ कहीं और से पढ़ा है बेटा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यूट्यूब के ऊपर ही सेट ऑफ का एक वीडियो आपको मिल जाएगा, वो जरूर देख लेना। डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगा सेट ऑफ चैप्टर का। आप मेरे यूट्यूब पे आना, वहाँ पे सर्च करना यूट्यूब चैनल के अंदर कि सेट ऑफ, ऐसा सेट ऑफ लॉसेस सर्च करना, आपको एक वीडियो दिखेगी, वहाँ पे आपको कंप्लीट नॉलेज मिल जाने वाला है। 2-2.5 घंटे का वीडियो है। चलिए जी, ही रिपोर्टेड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। सर कैपिटल गेन में इनका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 80,000 रुपये का। ही ऑल्सो रिसीव्ड लॉटरी विनिंग, यानी कि अदर सोर्सेज में इनकी कैजुअल इनकम है 20,000। ये ग्रोस है, ठीक है बेटा, विनिंग तो ग्रोस ही होनी चाहिए, नेट तो होती भी नहीं है, ठीक है, मतलब TDS के बिना है, सही है। ही हैज़ ब्रॉट फॉरवर्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ऑफ 30,000, इसको एक बार पेंडिंग रखेंगे, ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस है। मिस्टर सूरज हैज़ 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चे हैं उनके। 1 मैरिड डॉटर रिया एजेड 17 ईयर, और रे 17 साल की बेटी की शादी करवा दी, क्या बात है। एंड सन राज 16 ईयर्स, मैरिड डॉटर है और अनमैरिड बच्चा है, मतलब बेटा है। द इंटरेस्ट इनकम ऑफ रिया एंड राज इज 1,200 पर एनम एंड 2,000 पर एनम। सबसे पहले देखते हैं ये कौन सी टैक्स रिजीम ले रहा है। कंप्यूट टोटल इनकम ऑफ मिस्टर सूरज अज्यूमिंग मिस्टर सूरज टोटल इनकम इज हायर देन मिसिस सूरज टोटल इनकम बिफोर इंक्लूडिंग माइनर इनकम। सूरज एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, यानी कि ओल्ड टैक्स रिजीम। कौन सा ले रहा है बेटा? ओल्ड टैक्स रिजीम ले रहा है, ठीक है। अगर ये ओल्ड टैक्स रिजीम ले रहा है तो मैं आप बच्चों को बता दूं कि क्लबिंग के केस में चाहे वो मैरिड डॉटर हो या अनमैरिड हो, क्लबिंग हमेशा लगता है माइनर के केस में। तो यहाँ पे 1,200 रुपये पर मंथ जो है वो रिया के हैं, क्लबिंग लगेगा, लेकिन 1,500 पर एनम से 1,200 पर एनम है, 1,500 रुपये तक एग्जम्प्ट है, तो ये जीरो हो गया। यहाँ पे 500 रुपये की क्लबिंग होगी, कितने की होगी बेटा? 500 रुपये, क्योंकि 2,000 रुपये पर एनम है, 1,500 रुपये आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा और 500 रुपये की क्लबिंग होगी, ठीक है। ही ट्रांसफर्ड अ फ्लैट टू रिया, बच्ची को एक फ्लैट ट्रांसफर किया है ऑन 1 अप्रैल 2024 ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। द फ्लैट वॉज लेट आउट ऑन दैट डेट एंड जनरेट टोटल इनकम, रेंटल इनकम ऑफ 5,000 रुपीज़ पर मंथ। 5,000 रुपये पर मंथ तो 60,000 रुपये हो गया, माइनस 30%, तो रेंटल इनकम आ गई बेटा 42,000, 42,000 रुपीज़ की आपकी वो आ गई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बेटा 42,000 रुपये तो ये, लेकिन सर हाउस प्रॉपर्टी अगर मैरिड माइनर डॉटर को दिया तो डीम्ड डोनर नहीं माने जाते, बिल्कुल सही बात है सर। यहाँ पे सेक्शन नंबर 27 तो नहीं लगेगा, लेकिन क्लबिंग तो लगेगा, 64(1)(a) तो लगेगा, क्लबिंग तो फिर भी लगेगा। क्यों? क्योंकि माइनर मैरिड डॉटर को अगर घर दिया तो आपका डीम्ड डोनर नहीं माना जाता, लेकिन क्लबिंग फिर भी लगता है। तो सर 42,000 ये, 1,200 ये, टोटल कितना हो गया? 42,000 ये, 1,200 ये, टोटल कितना हो गया बेटा? 42,000 प्लस 1,200,
टोटल हो गया बेटा 43,200। इसमें से 1,500 रुपये का एग्जम्पशन मिल जाएगा क्योंकि ऑल टैक्स रिजीम है। तो ये आंसर आ गया बेटा क्लबिंग। 41,400 रुपये क्लबिंग होगा। ये दोनों पॉइंट अपने हो गए। इसके बाद है मिस्टर सूरज पेड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 22,000। मिस्टर सूरज ने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे की है 22,000 की ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर टू इंश्योर हिज हेल्थ। मिस्टर सूरज ने खुद की हेल्थ के लिए 22,000 की मेडिकल इंश्योरेंस ली है, स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन, ठीक है। एडिशनली ही पेड 33,000 टू इंश्योर द हेल्थ ऑफ हिज मदर एजेड 67 ईयर्स वो इज नॉट डिपेंडेंट ऑन हिम। कोई बात नहीं, पेरेंट्स अगर डिपेंडेंट ना हो तो भी अलाउड है। ये भी क्या है बेटा, इंश्योरेंस का प्रीमियम ही है। ही ऑल्सो इंकर 20,000 एज मेडिकल एक्सपेंडिचर ऑफ हिज फादर वो इज एजेड 71 ईयर्स वो इज ऑल्सो नॉट डिपेंडेंट ऑन हिम, नॉट कवर्ड अंडर इंश्योरेंस पॉलिसी। तो यहाँ पे बेटा 20,000 प्लस 33,000 कितना हो गया टोटल 53। तो 50,000 तो आपको सीनियर सिटीजन यानी कि पेरेंट्स वाले ग्रुप का अलाउ हो जाएगा और 22,000 आपको खुद वाले ग्रुप का अलाउ हो जाएगा 80D में। ही कॉन्ट्रीब्यूटेड 6,000 ड्यूरिंग द ईयर टू सेंट्रल हेल्थ स्कीम। इसने CGHS में भी कंट्रीब्यूट किया है खुद के। तो यहाँ पे बेटा ये हो जाएगा 25,000 क्योंकि 6,000 पूरा तो मिलेगा नहीं, 5,000 मिलेगा, 5,000 ऐड होगा, 25,000 रुपये मिल जाएगा। तो 75,000 रुपये का बेटा 80D मिल जाएगा। अब टोटल इनकम पूछी थी, मेरा साथ दीजिएगा कैलकुलेटर पे। सबसे पहले कैलकुलेटर पे टाइप करेंगे जैसा जैसा मैं बोल रहा हूँ। सबसे पहले टाइप करेंगे 10,50,000। इसके बाद टाइप करेंगे 20,000 का PGBP। इसके बाद टाइप करेंगे 80,000 का कैपिटल गेन। इसके बाद टाइप करेंगे 20,000 का कैजुअल इनकम। इतना कर लिया। इसके बाद टाइप करेंगे बेटा लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है। अब बेटा लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ हो सकता है, तो ये आपका होगा ही नहीं सेट ऑफ, साइड कर दो। इसके बाद टाइप करेंगे बेटा प्लस 500 रुपये। इसके बाद टाइप करेंगे प्लस 41,700 रुपये, ठीक है। ये आपका ग्रोस टोटल इनकम आ गया 12,12,200 रुपये। अगर आपका नहीं आया तो बेटा रिवाइंड करके वापिस से देख लीजिएगा। अब बेटा अपन करेंगे 75,000 रुपये तो 80D के। इसके अलावा कोई कैपिटल गेन है क्या, सॉरी कोई डिडक्शन है क्या, देख लेते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इसका भी कुछ नहीं है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, इंश्योरेंस वाला भी हो गया। चलो तो मेरे अकॉर्डिंग जो टोटल इनकम आ रही है वो आ रही है बेटा 11,37,200। देखते हैं सही है कि गलत है। अगर गलत हुए तो सीख लेंगे, सही हुए तो तालियां बजा देना बेटा, ठीक है। आई होप कि आप बच्चों को ये मेरे साथ साथ समझ आ रहा है। सर ये ठीक है, PGBP इनकम भी ठीक है, कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी ठीक है, विनिंग भी ठीक है, ग्रोस टोटल इनकम भी ठीक नहीं, ग्रोस टोटल इनकम अच्छा बिफोर इंक्लूडिंग माइनर इनकम, ठीक है। माइनर की इनकम ये भी ठीक है, माइनर मैरिड डॉटर, माइनर सन की इनकम भी ठीक है, ग्रोस टोटल इनकम भी ठीक है, 75,000 रुपये का 80D भी ठीक है और अपनी टोटल इनकम भी मैच हो गई। डन। चलिए जी, वेरी 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 गुड। सही है। डिडक्शन की टेबल देख लीजिए, 22,000, 6,000, 28,000 बट मैक्सिमम 25,000 हो सकता है, 33,000, 20,000, 53,000 बट मैक्सिमम 50,000 हो सकता है। यहाँ पे बेटा एक गलती है, इस टेबल में एक गलती है। यहाँ पे आप करना 6,000 बट मैक्सिमम 5,000, तो ये हो जाएगा 27,000 और फिर लिखना 25,000। ये गलती है इनकी, ICI की गलती समझ आ गई। सर 22,000 रुपये इंश्योरेंस, 6,000 रुपये प्रिवेंटिव। अरे पागल है, प्रिवेंटिव का तो 5,000 ही मिलता है। तो सर 6,000 अंदर लिखना, बाहर लिखना 5,000 और फिर इसको टोटल करना 27,000 और 27 को रेस्ट्रिक्ट करना 25,000, ठीक है बेटा। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 8। ओ बाप रे, थक गया यार, 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं फिर आगे चलेंगे, ठीक है। एक तो लाइव क्लास में इतना थकान नहीं होती क्योंकि बच्चों से बात होती रहती है, रिकॉर्डिंग में केवल मैं ही बोल रहा हूँ, स्टूडियो रिकॉर्डिंग में तो दिक्कत होती है। चलिए जी, कोई बात नहीं, मज़ा तो आ रहा है यार। और सिंपल है RTP, मुझे तो हार्ड नहीं लगी, सिंपल है। मतलब इस लेवल का पेपर आता है, एग्जैक्टली इस लेवल का पेपर आता है। सर आपको क्यों हार्ड लगेगी?
चलिए जी, करें स्टार्ट आगे। क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी एंड डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ टीडीएस एज पर द प्रोविजंस। ये तो सिंपल होगा, पक्का पक्का, इसमें मुझे ज़्यादा बोलना नहीं पड़ेगा शायद। नेक्सिस टेक प्राइवेट लिमिटेड, अ कंपनी इंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। एक कंपनी है जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनाती है। रिपोर्टेड अ टर्नओवर ऑफ ₹12 करोड़ ड्यूरिंग दी फिनेंशियल ईयर 23-24। उन्होंने 23-24 का टर्नओवर बताया है 12 करोड़। ये मुझे क्यों लग रहा है ये 194 क्यू में लेके जाएगा। एक तो मुझे जब 10 करोड़ के ऊपर का टर्नओवर दिखता है ना तो मेरा दिमाग चलता है 194 क्यू की तरफ। देखते हैं। ड्यूरिंग द फिनेंशियल ईयर 24-25 द कंपनी मेड द फॉलोइंग परचेजेज। कंपनी ने परचेज किया है मतलब पेमेंट करेगी। रेजिडेंट सेलर को परचेज किया है, रेजिडेंट सेलर से परचेज किया है। वेंडर ए रॉ मटेरियल 60 लाख रुपीज़ का, जिसमें से 25 लाख रुपीज़ अप्रैल का है, 35 लाख जुलाई का है। फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों का एक्सीडिंग 50 लाख हो गया तो बेटा 10 लाख का 0.1% टीडीएस करना पड़ेगा। पेमेंट ऑफ 20 लाख वॉज मेड इन जून एंड रिमेनिंग पेमेंट इन सेप्टेम्बर। वेंडर ए हैज़ नॉट फर्निश्ड हिज पेन। अरे रे सर, अगर वेंडर ए ने अपना परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं दिया तो उस केस में 10 लाख के ऊपर 5% की रेट पे टीडीएस करना पड़ेगा। 5% नहीं, 5 नहीं, 1%, सॉरी 1%। क्यों सर? क्योंकि सेक्शन नंबर 206CAA या CCA, आई एम नॉट वेरी श्योर, एक बार देख लीजिएगा, CC भी हो सकता है। वो ये बोलता है कि अगर आपने परमानेंट अकाउंट नंबर फर्निश नहीं किया, मैं एक बार सेक्शन नंबर कंफर्म कर देता हूँ, अगर आपने परमानेंट अकाउंट नंबर फर्निश नहीं किया और 194 क्यों का टीडीएस है, सेलर ने अपना परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं दिया तो डबल द रेट बट मैक्सिमम 1%। एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ। यस, यहाँ पे जो सेक्शन है वो है आपका 206, कहाँ गया 206 नॉट फर्निशिंग और 206 AA, सॉरी AA, जो CC है वो TCS के केस में है। यहाँ पे 194 क्यू में 5% है बेटा, 5% का रेट है मैक्सिमम 194 क्यू में। तो बेटा यहाँ पे 5% के रेट पे टीडीएस होगा क्योंकि सेलर ने अपना परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं दिया। क्योंकि सेलर ने अपना परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं दिया तो 5% की रेट पे टीडीएस होगा एक्सीडिंग 50 लाख। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। वेंडर बी से माल खरीदा है, ट्रेडिंग ऑफ गुड्स 48 लाख का, 15 लाख का पेमेंट मई में किया है, 20 लाख का अक्टूबर में किया है, 13 लाख का दिसंबर में किया है। एंटायर पेमेंट वॉज मेड इन मार्च, पूरी की पूरी पेमेंट मार्च में की है। तो सर यहाँ पे 48 लाख का पेमेंट है, इसलिए कोई टीडीएस नहीं होगा। इट इज़ नोटेड दैट द नेक्सिस प्राइवेट लिमिटेड मेड द एंट्री इन इट बुक ऑफ अकाउंट ऑन द डेट ऑफ परचेज एंड TCS प्रोविजन आर नॉट एप्लीकेबल। TCS एप्लीकेबल नहीं है बट TDS तो होगा। तो सर अपना आंसर मैच कर लेते हैं, 9 का 1 मैच कर लेते हैं, 10 लाख का 5%। देखो टर्नओवर एक्सीडिंग 10 करोड़ है, ठीक है, इसलिए 194 क्यू लगेगा। 50 लाख से ऊपर जो है उसके ऊपर आपका 0.1% लगेगा, लेकिन वैसे 0.1% लगेगा, लेकिन अगर परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं दिया सेलर ने तो 5% लगेगा अंडर सेक्शन 206C 206 AA। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा 50 लाख के ऊपर जो 10 लाख की लिमिट है उसके ऊपर आपका टीडीएस लगेगा। ठीक है, तो 10 लाख के ऊपर आपका 5% 50,000 का टीडीएस लगेगा। सर यहाँ पे अगर वेंडर बी है तो यहाँ पे 50 लाख की क्योंकि लिमिट एग्जॉस्ट नहीं हुई है इसलिए आपको टीडीएस नहीं करना है। पॉज करके पढ़ लीजिएगा। अब चलते हैं बेटा बी पार्ट में, सेकंड पार्ट में, आई मीन चलो सेकंड पार्ट में चलें। क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट। इन जनवरी 2025 मिस्टर सुमित इंगेज्ड इन बिजनेस हैविंग टर्नओवर ऑफ 1.2 करोड़ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25। जनवरी 25 में मिस्टर सुमित ने इंगेज्ड इन बिजनेस हैविंग टर्नओवर ऑफ 1.2 करोड़ ड्यूरिंग, ठीक है सर, सुमित का एक बिजनेस है जिसका पिछले साल का टर्नओवर 100 लाख से ज़्यादा है, ठीक है, और जनवरी 2025 में एंटर्स इनटू एन एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट AMC विद ABC लिमिटेड, अ रेजिडेंट कंपनी। AMC मतलब 194C का यहाँ पे आने वाला है, फॉर ₹5,40,000 प्लस GST।
मिस्टर सुमित मेड द पेमेंट इन February 2025 एंड ABC लिमिटेड हैज़ नॉट प्रोवाइडेड द पेन। अगर ABC लिमिटेड ने परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं दिया तो यहाँ पे भी बेटा कितना परसेंट होगा, 20% की रेट पे TDS होगा। वैसे तो नॉर्मली 1 या 2% होता है, लेकिन यहाँ पे 20% की रेट पे TDS होगा क्योंकि वो अपना परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं दे रहा है। दैट सिंपल, बस इतना ही लिखना है आपको एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट देखो, क्योंकि मिस्टर सुमित का टर्नओवर 1 करोड़ के ऊपर है तो जो कॉन्ट्रैक्ट की पेमेंट कर रहे हैं उसके ऊपर 194C लगेगा, क्योंकि 1 लाख से ऊपर की पेमेंट है। एग्रीगेट 1 लाख और पर जो वो है वो 30,000। तो यहाँ पे वैसे तो 2% की रेट पे TDS होता, लेकिन 206AA बोलता है कि भैया 20% की रेट पे TDS होगा। तो यहाँ पे क्योंकि वो परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं दे रहा, इसलिए 20% की रेट पे TDS होगा ऑन 5,40,000 बीइंग अमाउंट एक्सक्लूडिंग GST एंड GST सेपरेटली मैंशनड। GST क्योंकि सेपरेटली मैंशनड है तो GST के इंक्लूडिंग अमाउंट नहीं लेंगे, इसलिए 1,08,000 का TDS होगा बीइंग 20% ऑफ 5,40,000। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए जी, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, ठीक है। चलो फटाफट से सोल्व कर रहे हैं अपन, मज़ा आ रहा है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चल रहे हैं बेटा। मिस्टर शोभित, अ रेजिडेंट इंडिविजुअल एजेड 54 ईयर्स, इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्पेयर पार्ट्स ऑफ कार। रेजिडेंट इंडिविजुअल है, 54 ईयर्स का है, शोभित नाम है और पार्ट्स, कार के पार्ट्स में इंगेज्ड है। इमेजिन करो आंखें बंद करके कि आपके कोई अंकल है जो शोभित है, जो कि रेजिडेंट है और 54 ईयर्स के हैं और वो गाड़ी के पार्ट्स में डील करते हैं। ही फॉलोज मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, वेरी गुड, एंड रेगुलरली फाइल्स रिटर्न ऑफ इनकम, वेरी गुड। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अरे ये तो मुझे वो लग रहा है 15 मार्क का PGBP, मजा आएगा। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2025 इज नेट प्रॉफिट इतना आफ्टर डेबिटिंग और क्रेडिटिंग। तो सबसे पहले तो मैं नेट प्रॉफिट लिख लेता हूँ बेटा, सबसे पहले मैंने नेट प्रॉफिट लिख लिया। अब क्या है बेटा, ड्यूरिंग द ईयर मिस्टर शोभित परचेज्ड अ प्लांट एंड मशीनरी फॉर ₹55 लाख। प्लांट एंड मशीनरी 55 लाख का खरीदा है, फॉर विच ही टुक अ लोन फ्रॉम स्केड्यूल्ड बैंक, स्केड्यूल्ड बैंक से लोन ले लिया। डेट ऑफ लोन इज 1 मई, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 11%। द एसेट वॉज एक्वायर्ड ऑन 1 जुलाई 2024 एंड पुट टू यूज 1 सितंबर 2024। द एंटायर इंटरेस्ट अमाउंट वॉज डेबिटेड। अरे रे, गलत किया ना, क्या गलत किया? मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 4 महीने का जो इंटरेस्ट है वो कैपिटलाइज होगा। तो निकालो इंटरेस्ट, 55 लाख रुपए के ऊपर 11% फॉर 5 मंथ। तो ये आ गया, ये आपका आ गया बेटा, देखो आराम से निकालना बेटा। 55 लाख का लोन है, ठीक है, 55 लाख रुपए का लोन है और डेट ऑफ लोन है 1 मई 2024। तो 1 मई से मतलब 11 महीने का लोन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 11% है तो इंटू 11% किया, ये 1 साल का इंटरेस्ट आ गया। असेट जो है वो अक्वायर की थी 1/7 को, कोई बात नहीं, पुट टू यूज़ की है 1 सितंबर को। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, 4 महीने का जो इंटरेस्ट है वो आप कैपिटलाइज नहीं कर सकते, तो एड बैक कर देंगे। लेस हुआ होगा, एड बैक कर देंगे इंटू 4 डिवाइडेड बाई 12। तो ये आंसर आएगा बेटा 2,01,667 रुपये एड बैक कर देंगे, क्योंकि ये आपको P&L में अलाउड नहीं है। बेटा ये एड बैक जो करेंगे ये प्लांट की कॉस्ट भी बनेगी, ये भी ध्यान रखना, ये प्लांट की कॉस्ट भी बनेगी, इसका ध्यान रखना, ठीक है बेटा। परफेक्ट। ऑन 1 अप्रैल 2024 द प्रोडक्शन मैनेजर वर्किंग इन द फैक्ट्री ऑफ मिस्टर शोभित टुक वॉलेंट्री रिटायरमेंट फ्रॉम द सर्विस। कोई तो है प्रोडक्शन मैनेजर जिसने VRS ले लिया है। मिस्टर शोभित ने 8 लाख रुपए की पेमेंट की है एज कॉम्पनसेशन फॉर VRS। तो सर यहाँ पे इन्होंने पूरा का पूरा ये डेबिट कर दिया है, जबकि केवल 1/5 डेबिट होता, तो यानी कि 4/5 जो है वो आपका एड बैक हो जाएगा, यानी कि 6,40,000 एड बैक हो जाएगा, क्योंकि VRS में केवल 1/5 5 इंस्टॉलमेंट में अलाउ होता है, ठीक है। ये भी हो गया, ओके। इसके बाद है मिस्टर शोभित परचेज रॉ मटेरियल फ्रॉम मेसर्स कमल एंड सन्स अ माइक्रो एंटरप्राइज, मेसर्स हितेश एंड सन्स अ स्मॉल एंटरप्राइज एंड ये दोनों आपको दे रखा है, ठीक है।
ऑन 15th ऑफ मार्च, 15 मार्च को माल खरीदा. एज पर द रिटर्न एग्रीमेंट विद देम बोथ द पेमेंट हैज टू बी मेड बाय 10th ऑफ अप्रैल, यानी कि 40 दिन के अंदर अंदर. मिस्टर सोबित मेड द पेमेंट टू मेसर्स कमल एंड सन्स. सोबित ने कमल एंड सन्स को तो पेमेंट कर दी. कब? विद इन ड्यू डेट. और हितेश को बाद में की है. तो सर जो हितेश का खर्चा है ना वो आपको अलाउ नहीं होगा. हितेश का खर्चा अलाउ नहीं होगा. सर माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज में माइक्रो और स्मॉल ही कवर है, मीडियम कवर नहीं है. जो प्रोविजन है ना 43B उसमें मीडियम कवर नहीं है. जो हितेश है वो मीडियम है. तो इसका मतलब ये चाहे ड्यू डेट के बाद की हो ये भी अलाउ हो जाएगा. तो मतलब कोई डिसअलाउंस नहीं होगा. इसका मतलब कुछ भी जीरो प्लस होगा. कितना प्यारा है सर, कितना प्यारा है सर, कितना प्यारा है सर, कितना प्यारा है. क्या है वापिस से सर, कितना प्यारा है सर. ये माइक्रो एंटरप्राइज थी कौन सी? कमल की. माइक्रो एंटरप्राइज का 10 अप्रैल तक पेमेंट करना था, 9 अप्रैल को कर दिया, कोई डिसअलाउंस नहीं है. हितेश की जो मीडियम एंटरप्राइज थी उसका भी पेमेंट 10 अप्रैल तक करना था बट नवंबर में किया, फिर भी डिसअलाउंस नहीं है. क्यों? क्योंकि बेटा ये स्मॉल है, जबकि वो प्रोविज़न केवल किस पे लगता है? माइक्रो, सॉरी ये मीडियम है जबकि वो प्रोविज़न लगता है माइक्रो एंड स्मॉल. याद आया? चलिए जी आगे चलते हैं. ही कॉन्ट्रीब्यूटेड 20% ऑफ द बेसिक सैलरी टू अकाउंट ऑफ ईच एम्प्लॉई अंडर पेंशन स्कीम अंडर 80CCDT. 80CCD में उन्होंने 20% ऑफ बेसिक सैलरी दिया है और प्रॉफिट एंड लॉस में वो भी कर लिया है, क्या बोलते हैं, डेबिट कर दिया है. यहाँ पे आपको बोला है कि बेसिक सैलरी ऑफ द एम्प्लॉई इज 10 लाख एंड डियरनेस अलाउंस इज 40 लाख फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट. बेटा यहाँ पे अमेंडमेंट आया है 14% ऑफ सैलरी. सैलरी कौन सी? बेसिक पे प्लस DA आपको 14% तक अलाउड है. इन्होंने कितना दिया है बेटा? 10 लाख तो आपका बेसिक पे है और 4 लाख आपका DA है. इसका 20% दिया है. नहीं सॉरी, इसका पहले 14% निकालते हैं. जो मैक्सिमम आपको डिडक्शन अलाउड है 14 लाख का 14%, तो ये आ गया बेटा 1,96,000. और एक्चुअल कितना है सर? एक्चुअल कितना है? एक्चुअल है 20% ऑफ बेसिक सैलरी यानी 2 लाख. एक्चुअल कितना है? 2 लाख. तो डिसअलाउंस कितना हो गया बेटा? 4,000. तो 4,000 रुपये हम एड बैक कर देंगे. 4,000 रुपये क्या कर देंगे बेटा? एड बैक कर देंगे, क्योंकि 4,000 रुपये का खर्चा आपको अलाउड नहीं है. आगे डेप्रीसिएशन डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सर डेप्रीसिएशन आपको डेबिटेड दे रखा है, इसको हम एड बैक कर देंगे, क्योंकि सर डेप्रीसिएशन जो है वो आपका P&L में अलग निकलता है और बुक में ये अपना टैक्स के लिए अलग निकलता है. ही रिसीव्ड 13,850 एज इनकम टैक्स रिफंड, आउट ऑफ विच 3,850 इज इंटरेस्ट ऑन रिफंड. द एंटायर अमाउंट इज क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सर ये गधा है क्या? सबसे पहले बेटा 13,500 जो 13,850 ये आपकी इनकम है ही नहीं, और अदर सोर्स की इनकम है 3,850. ठीक है बेटा, तो हमने सबसे पहले ये PGBP में माइनस कर दिया और अदर सोर्स में 3,850 ऐड कर दिया. मिस्टर सोबित परचेज्ड अ न्यू कंप्यूटर ऑन 31 अगस्त एंड पुट टू यूज़ ऑन द सेम डे. 31 अगस्त को परचेज भी किया और पुट टू यूज़ भी किया, यानी मोर देन 180 डेज. द पेमेंट वॉज मेड एज अंडर. 28,000 रुपये कैश में पे किए परचेज के टाइम पे, ये आपकी कॉस्ट नहीं मानी जाएगी. 25,000 रुपये अकाउंट पे चेक से पे किए, ठीक है, तो ये आपकी मानी जाएगी. तो कॉस्ट मानी जाएगी बेटा 25,000. इसके ऊपर डेप्रीसिएशन निकाल देंगे, निकाल ही देते हैं चलो 40%, क्योंकि पुट टू यूज़ फॉर मोर देन 180 डेज है, 180 डेज मोर है, तो 25,000 के ऊपर 40% निकाल दो. 10,000 रुपये का आपका डेप्रीसिएशन आ गया. द रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ डिफरेंट एसेट इज गिवन बिलो. प्लांट एंड मशीनरी का दे रखा है 8 लाख रुपए, बिल्डिंग का दे रखा है 6,45,000 रुपये. ये ओपनिंग है, ठीक है. अब बेटा क्या करेंगे हम, देखना 3 सेक्शन बनाएंगे. प्लांट एंड मशीनरी का एक बनाएंगे, बिल्डिंग का एक बनाएंगे एंड कंप्यूटर का एक बनाएंगे. ठीक है बेटा, ऑल्दो कंप्यूटर का मैं निकाल चुका हूँ बट फिर भी एग्जाम प्रेजेंटेशन में आपको बता रहा हूँ. सबसे पहले ओपनिंग लिखेंगे. 8 लाख रुपए ये ओपनिंग हो गया. 6,45,000 रुपये ये ओपनिंग हो गया. यहाँ पे जीरो आ गया. कंप्यूटर में
जीरो आ गया। फिर लिखेंगे 180 डेज और मोर वाला, चलो लेस देन 180 लिख लेते हैं पहले। फिर लिखेंगे बेटा पुट टू यूज फॉर लेस देन 180, लेस देन 180 ढूंढो। ये जो मशीन परचेज की थी, ये जो मशीन परचेज की थी वो परचेज की थी 1 सितंबर, तो ये लेस देन में तो नहीं है, लेस देन में तो नहीं है। इसके बाद में बेटा, इसके बाद में बेटा कंप्यूटर, कंप्यूटर भी बेटा अगस्त है, तो लेस देन में तो नहीं है, तो ठीक है कंप्यूटर भी लेस देन में नहीं है, तो सर ये लेस देन में जीरो आ गया। अब आते हैं बेटा मोर देन 180 डेज और इक्वल टू 180 डेज। सर यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी में क्या आएगा, 55 लाख प्लस 2,01,667। सर यहाँ पे क्या आएगा, 55 लाख प्लस 2 लाख कितना था, 2,01,667, 2,01,667, तो ये आ गया बेटा 57,01,667। बिल्डिंग में जीरो और यहाँ पे आ गया बेटा 25,000, यहाँ पे आ गया बेटा 25,000। ठीक है, अब यहाँ पे सोल्ड माइनस करेंगे, सोल्ड में कुछ भी नहीं दिया है तो 0,0,0 माइनस हो गया। ठीक है बेटा, चलिए जी, तो ये आपका आ गया क्लोजिंग। क्लोजिंग कितना आ गया, 65,01,667, 6,45,000 एंड 25,000। इस पे लगाएंगे बेटा डेप्रीसिएशन, इस पे लगाएंगे बेटा 15%, इस पे लगाएंगे बेटा 10% और इस पे लगाएंगे बेटा 40%, क्योंकि ये सारा मोर देन 180 डेज का ही है। ठीक है, तो ये आ गया 65,01,667 इंटू 15%, तो ये आ गया 975,250। ये आ गया बेटा 64,500 और ये आ गया बेटा 10,000। तो टोटल कर दो, प्लस 64,500 प्लस 10,000, तो आपका डेप्रीसिएशन आ गया बेटा 10,49,750, 10,49,750 माइनस करेंगे 10,49,750। ठीक है, ये आपका डेप्रीसिएशन आ गया। मज़ा ही आ गया सर, मज़ा ही आ गया। तो ये आपका पॉइंट हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, और आपका पहले डेप्रीसिएशन वाला हो ही गया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, और ये वाला भी हो गया। चलो सब हो गया बेटा, अब चलते हैं आगे। पहले पॉइंट में कुछ है नहीं ना, परचेज प्लांट एंड मशीनरी, स्केड्यूल बैंक से लोन लिया था, इंटरेस्ट 11% था, 1/7 को अक्वायर की है और पुट टू यूज़ किया है 1/9 को, एंटायर डेबिट। ठीक है, सही है। चलिए जी आगे चलें। ही पेड ₹50,000 एज लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम टेकन ऑन द लाइफ ऑफ हिज फादर। सर उन्होंने 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 50,000 रुपये की LIC ली है, LIC का प्रीमियम पे किया है जो फादर के नाम पे, जो कि डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट होते तब भी मिलता। सम अश्योर्ड 8 लाख रुपीज़ है, और नहीं LIC है ना बेटा, LIC का तो फादर के नाम पे मिलती नहीं है, तो सर ये तो नहीं मिलेगा। LIC तो फादर के नाम पे मिलती नहीं है ना, LIC में तो सेल्फ, स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन ही कवर है, तो यहाँ पे तो नहीं मिलेगा। ही ऑल्सो पेड 45,000 लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन हिज लाइफ, ऑन द लाइफ ऑफ हिज मैरिड डॉटर। मैरिड डॉटर के नाम पे मिल जाएगा, वो इज़ नॉट डिपेंडेंट। सर डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है, दोनों कवर है, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। डिडक्शन चैप्टर ओपन करो, और डिडक्शन चैप्टर ओपन करके 80C में आ जाओ, 80C में LIC वाले पॉइंट पे आ जाओ, और LIC वाले पॉइंट में आप देखोगे बेटा यहाँ पे कवर है चिल्ड्रन वेदर डिपेंडेंट और नॉट, वेदर मैरिड और नॉट, तो सर यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा कितना सर, 5 लाख का सम एश्योर्ड है, पॉलिसी ली गई है 1/4/2012 के बाद में, और 45,000 का प्रीमियम है, तो बेटा 45,000 रुपये का 80C मिल जाएगा। फिर है ऑन 1 अक्टूबर 2024 ही विड्रू 1.5 करोड़ रुपीज़ इन कैश फ्रॉम 2 करंट अकाउंट मेंटेन बाय हिम इन PNB, दीज आर नो अदर विड्रॉल। सर एक ही बैंक में 2 करंट अकाउंट है, दोनों का मिला के 1.5 करोड़ रुपए का विड्रॉल है। अब क्योंकि ये रिटर्न फाइल कर रहा है, इसलिए यहाँ पे 2% का TDS होगा 1 करोड़ के ऊपर, तो यहाँ पे बेटा TDS होगा कौन से सेक्शन में, 194N नकदी, कितना, 50 लाख का 2%, 50 लाख का 2%। ठीक है, 1 लाख रुपए का TDS होगा। ठीक है बेटा,
Sobhit has sold a house property on a house on 30th March 2022 पहले and deposited the long term capital gain in capital gain account scheme by due date of filing return. उस साल की रिटर्न में ड्यू डेट में दिखा दिया था. On 1st of July he sold another house property in which he resides for ₹1 करोड़. 1 जुलाई को उसने एक और हाउस प्रॉपर्टी बेचा जिसमें वो रहता था. ही अर्न लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विदाउट इंडेक्सेशन 50 लाख रुपए ऑन सेल ऑफ दिस प्रॉपर्टी. कब बेचा है बेटा? 1 जुलाई को बेचा है. अगर 1 जुलाई को बेचा है तो इस पर इंडेक्सेशन लगेगा. ठीक है बेटा, 1 जुलाई पे बेचा है तो इसको इंडेक्सेशन लगेगा. ठीक है. ऑन 5th of January he withdrew the whole money out of his capital gain account scheme and invested ₹60 lakh on the construction of house in Mumbai. सर यहाँ पे 5 जनवरी को उसने सारा का सारा अमाउंट विड्रॉ कर लिया कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम से और 60 लाख रुपए मुंबई के घर पे लगा दिए. द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस वॉज कंप्लीटेड ऑन 31st of March. द इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ हाउस इज 60 लाख. ठीक है, इसको वापस पढ़ते हैं बेटा, कुछ कन्फ्यूजन है इसमें, मुझे थोड़ा घुमा दिया इसमें. वापस पढ़ते हैं. मिस्टर सोबित हैज सोल्ड अ हाउस प्रॉपर्टी ऑन 30 मार्च 2022 एंड डिपॉजिटेड द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ ₹25 लाख इन कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम बाय द ड्यू डेट बाय द फाइलिंग ऑफ दैट. ठीक है, मतलब 25,000 रुपये का कैपिटल गेन हुआ और उसने वो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में लगा दिया. ठीक है, 2022 में. ठीक है सर, 3 साल के अंदर अंदर या तो घर बनाना होता है या खरीदना होता है. ठीक है, 2 साल में खरीदना, 3 साल में बनाना. तो अपन 3 साल लेके चल रहे हैं, तो यानी कि 31 मार्च 25 तक का टाइम था. ठीक है, इतना समझ के आ गया कि 31 मार्च 25 तक का टाइम था. ऑन 1st of July 2024, ठीक है, ही सोल्ड अनदर हाउस प्रॉपर्टी इन विच ही रिसाइड्स फॉर ₹1 करोड़. उसने एक और घर बेच दिया जिसमें वो रहता था 1 करोड़ में. और कब बेचा है बेटा? 1 जुलाई को बेचा है, यानी बिफोर. ठीक है, 1 करोड़ में बेच दिया. ही अर्नड अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विदाउट इंडेक्सेशन बेनिफिट 50 लाख. द इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज 60 लाख. तो यहाँ पे इंडेक्सेशन तो लगेगा, तो यहाँ पे मैं 1 करोड़ में 60 लाख माइनस करके 40 लाख लिख रहा हूँ और इस लाइन को काट रहा हूँ. इस लाइन को काट रहा हूँ क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंडेक्सेशन लगेगा, क्योंकि ये बिफोर वाला प्रोविजन है. तो यहाँ पे मैंने 40 लाख लिख दिया. ठीक है, यानी कि करंट ईयर में मुझे 40 लाख का कैपिटल गेन और हुआ. ऑन 5th of January ही विड्रू दी होल अमाउंट आउट ऑफ कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम. यानी 25 लाख रुपए उसने विड्रॉ कर लिए. ठीक है, इन्वेस्टेड ₹60 लाख ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस. अच्छा, 60 लाख रुपए कंस्ट्रक्शन में लगा दिए. अब बेटा क्योंकि इनका कैपिटल गेन 2 करोड़ के नीचे है, तो ये बेटा 1 सेकेंड, दोनों कैपिटल गेन मिला के इन्होंने एक घर में लगा दिए. ठीक है, दोनों कैपिटल गेन मिला के इन्होंने एक घर में लगा दिए. ठीक है, हाँ हो सकता है, करेक्ट है. तो सर यहाँ पे क्या होगा, जो 25 लाख रुपए है वो तो पहले ही आप एग्जम्पशन ले चुके थे, उसी साल में कुछ नहीं होगा. बाकी के 35 लाख रुपए, क्योंकि आपने टोटल 60 लाख रुपए इन्वेस्ट किए ना, तो 35 लाख रुपए को आपको इस साल में एग्जम्पशन मिल जाएगा. तो आपका इस साल का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा 5 लाख. नाउ रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द टोटल इनकम एंड ऑल्सो टैक्स पेबल. ठीक है, तो 5 लाख का कैपिटल गेन आ गया. अब मैं टोटल कर रहा हूँ बेटा, 5 लाख का कैपिटल गेन आ गया. ठीक है, और आपका डिडक्शन भी लिख लेता हूँ यहाँ पे. डिडक्शन में क्या आ गया था बेटा? डिडक्शन में क्या आ गया था? ये तो अलाउ होगा ही नहीं, है ना. और ये आ गया था आपका 45,000. ठीक है, तो आपका डिडक्शन आ गया था बेटा 45,000. डिडक्शन आ गया था आपका 45,000. सर कोई सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट तो नहीं है ना, क्योंकि उसका डिडक्शन मिलता है बट नहीं है बेटा. ठीक है, चलो मैच करते हैं, कितना मैच हो रहा है. लेट्स सी अपना आंसर सही है कि गलत है. ठीक है, तो 5725 प्लस 2,01,667 प्लस 6,40,000 प्लस 0 प्लस 4,000 प्लस 27,50,000 माइनस
13,850 माइनस 10,49,750, तो ये तो आ गया बेटा PGBP। अरे बाप रे, इसमें तो वो भी लगेगा। वैसे तो इसमें AMT लगेगा नहीं, क्योंकि कोई 35 AD 10AA का डिडक्शन नहीं है, तो AMT नहीं लगेगा। ठीक है, चलो मैच करते हैं बेटा, मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मैच करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 10 में मैच करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हमने ये किया, इसके बाद में डेप्रीसिएशन एड बैक किया, करेक्ट है। इसके बाद में इंटरेस्ट ऑन लोन जो कैपिटलाइज होगा वो एड बैक किया। इसके बाद में जो कॉम्पनसेशन अगले 4 सालों में अलाउ होगा वो एड बैक किया। इसके बाद में 43B में कोई डिसअलाउंस नहीं होगा, वो हमने किया। ठीक है, इसके बाद में बेटा यहाँ पे ये भी कोई डिसअलाउंस नहीं होगा 43B में। इसके बाद में जो एक्सेस कंट्रीब्यूशन था 4,000 रुपये का, वो हमने ऐड बैक किया। क्या बात है, मज़ा आ रहा है। एंड ये आपने लेस किया। ठीक है बेटा, इसके बाद में हमने अलाउंस डेप्रीसिएशन निकाला, ये भी मैच हो रहा है। अरे यार, एडिशनल डेप्रीसिएशन भूल गए सर। ये मैन्युफैक्चरिंग में इंगेज था, जो प्लांट एंड मशीनरी इन्होंने इस साल परचेज किया था, उसके ऊपर 20% का एडिशनल डेप्रीसिएशन देना था, वो भूल गए। शिट, कोई बात नहीं सर, सीख गए हम। एडिशनल डेप्रीसिएशन भूल मत जाना सब। 20% का एडिशनल डेप्रीसिएशन और देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 20% और माइनस करो। कोई एक बच्चा होगा यहाँ पे जिसको याद आया होगा, वो सोच रहा होगा कि सर आपने एडिशनल डेप्रीसिएशन नहीं दिया। अब आपका आंसर मैच हो गया, मेरा तो मैच हो गया सर। यहाँ पे 11,40,000 जो भी था 333 वो और लिख दूंगा मैं, तो मेरा मैच हो गया बेटा, मेरा आंसर मैच हो गया। यहाँ पे अगर मैं, कहाँ गया, ये रहा, अगर मैं यहाँ पे एडिशनल डेप्रीसिएशन और लिख दूँ जो भी आंसर था, तो मेरा आंसर मैच हो रहा है। ठीक है बेटा, चलिए जी, अब चलते हैं बेटा अदर सोर्सेज पे, आगे चलें। ये आंसर तो मैच हो गया। चलो अब चलते हैं कैपिटल गेन। कैपिटल गेन मैंने बोला था आपको 40 लाख का होगा। 40 लाख में से 35 लाख का आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा, 5 लाख रुपए का आपका कैपिटल गेन हो जाएगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी मैच हो गई। 80C का डिडक्शन नहीं मिलेगा, 80D का नहीं मिलेगा, 80C का पहले वाला नहीं मिलेगा, 45,000 मिल जाएगा। ठीक है, और ये आपका आंसर आ गया, परफेक्ट है। इसके बाद में कैपिटल गेन जब टैक्स निकालेंगे तो बेटा 20% का कैपिटल गेन पे हो जाएगा और बाकी पूरे पे स्लैब लग जाएगा। एंड यहाँ पे TDS भी पूछा था बेटा, तो यहाँ पे 1 लाख रुपए का TDS आ गया, 1 लाख रुपए का TDS आ गया, 194N। ओके, फाइनली इट इज़ डन। लगभग 1 घंटे 20 मिनट में हमने कंप्लीट RTP सोल्व कर लिया। बंद मत कीजिएगा, GST की RTP भी इसी चैनल पे आपको मिल जाएगी। कंप्लीट सॉल्यूशन आपको GST के RTP के भी मिल जाएंगे। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच भी मैं आपको यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ, यूट्यूब पे लाइव ले रहा हूँ, तो आपको वो भी मिल जाएगा बेटा। DT और GST के रिवीजन लेक्चर भी मिल जाएंगे। सर कहाँ पे? प्लेलिस्ट, सब कुछ आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट जरूर देख लीजिएगा। आपको केस सिनेरियोज की वीडियोस भी मैंने अपलोड किए हुए हैं, वो भी जरूर देख लीजिएगा। और अगर आप मुझसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल, व्हाट्सएप कम्युनिटी, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। आपका जो भी वीडियोस मैं अपलोड करता जाता हूँ वो मैं वहाँ पे लिंक शेयर करता हूँ। थैंक यू वेरी मच बच्चा फॉर वॉचिंग द लेक्चर, रेफरिंग टू द लेक्चर। मैं आपका अपना दोस्त सियाकाश बंसल। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हक से सीए। अब की बार, आखिरी बार कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।